नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटोल डिस्कशन में। और आज की डेट है 21 नवंबर 2024। आज देखो टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के, 2 इंडियन एक्सप्रेस के। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, यूपी स्टेट वुमेन कमीशन ने ना एक प्रपोजल दिया कि महिलाओं की मोलेस्टेशन को बचाना है ना, तो आप ये सब चीज़ें इंश्योर करो कि जैसे बार्बर शॉप है ना, यूनिसेक्स सैलून्स होते हैं, वहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही महिलाओं को ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करें। और टेलर की शॉप्स में जैसे जो दर्जी वगैरह होते हैं, वहाँ पे सिर्फ फीमेल दर्जी ही महिलाओं की बॉडी का मेजरमेंट लें। तो ये सेपरेशन होना चाहिए। तो आज इस इशू की डायमेंशंस को हम डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। फिर दूसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का अर्बन पॉवर्टी से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल श्रीलंका में जबरदस्त बदलाव आया है। आप मान के चलो कि मान लो 2029 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हों और उसमें आम आदमी पार्टी की 300 से ज़्यादा सीट्स आ जाएं। कुछ वैसा ही बदलाव श्रीलंका में आया है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पिछली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 3 सीट थी, अब उसकी 225 में से 160 सीट्स आ गई हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर पे जो फूड होता है, फूड आइटम, प्रोसेस्ड फूड, क्या उनकी लेबलिंग फ्रंट पे होनी चाहिए? क्या हेल्दी और अनहेल्दी फूड के लिए स्टार रेटिंग होनी चाहिए ताकि जनता अच्छे से चुनाव कर सके? तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ये द हिंदू का है। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आज कोट नहीं करेंगे। अब देखो कोट कम होने स्टार्ट हो गए हैं, तो ना कुछ डेली कभी कोट कर लिया, कभी कुछ कंसेप्ट कर लिया, अलग अलग चीजें डिस्कस करेंगे ताकि आप नई नई चीजें सीखो और उनको आंसर्स में यूज कर सको। समझ गए? थोड़ा वैरायटी लेके आएंगे। फूड में भी वैरायटी होनी चाहिए। सेम फूड डेली खाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब उतनी नॉलेज नहीं मिलेगी। इवन क्रॉप्स भी हम मोनोकल्चर में सेम क्रॉप बार बार उगाते हैं तो सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। समझ गए? हमेशा चेंज के लिए अडेप्टेबल रहो। कभी कोट डिस्कस करेंगे, कभी कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ इनोवेशन लेके आएंगे यार। सेम चीजें बार बार। और हाँ, एक चीज, स्टैटिक का कुछ लोग बोल रहे थे, स्टैटिक हमने बंद नहीं किया। स्टैटिक हम मंडे से फिर से चालू कर देंगे। जो एथिक्स की हमारी सीरीज चल रही थी उसे हम कंटिन्यू करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स भी बाद में। स्टैटिक हम चालू करेंगे मंडे से। तो ये जो आज कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप में से बहुत से लोगों ने ये सुना भी होगा, शिप ऑफ थीसियस। शिप ऑफ थीसियस, देखो थीसियस ना एक ग्रीक हीरो था जिसका एक बहुत ही प्रसिद्ध वुडन शिप था, जैसा आप तस्वीर में देख सकते हो। किसका था? थीसियस का। थीसियस कौन था? एक ग्रीक वार हीरो था। और जब वो युद्ध लड़ने जाता था तो इस प्रकार से लकड़ी का ये शिप इस्तेमाल किया करता था। तो जो एथेनियन थे ना, ग्रीक का एक शहर एथेंस, जो एथेनियन थे वो इस शिप को ना बाद में प्रिजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। जैसे हम हमारे देश में हेरिटेज बिल्डिंग्स को, महाराणा प्रताप की तलवार, ऐसे पुरानी चीजों को बचा के रखते हैं ना, तो एथेनियन भी इस शिप को प्रिजर्व करके रखते थे क्योंकि उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कलाकृति थी। लेकिन देखो टाइम के साथ क्या हुआ, इस शिप के जो पार्ट्स थे ना, इस शिप के पार्ट्स पुराने होने स्टार्ट हो गए और उनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी। तो जब भी शिप का कोई पार्ट खराब होता तो उसे ना नए पार्ट से रिप्लेस कर दिया जाता। समझ गए? ये पतवार खराब हो गई तो इसे रिप्लेस कर दिया, यहां पे ये लकड़ी का कमरा खराब हो गया तो इसे रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे रिप्लेस करते गए धीरे धीरे, समझ गए ना? कभी कोई मेटल पीस रिप्लेस कर दिया, कभी वुडन प्लैंक रिप्लेस कर दिया। धीरे धीरे कुछ सालों में सिचुएशन ऐसी आ गई कि शिप के ना सारे पार्ट्स ही रिप्लेस हो गए। मतलब जितने भी पार्ट्स शिप में हैं सारे के सारे रिप्लेस हो चुके हैं और सारे के सारे पार्ट्स अब नए हैं। अब सवाल देखो ये उठता है, जब सारे पार्ट्स रिप्लेस हो चुके हैं, फिलोसफिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर सारे पार्ट्स रिप्लेस हो चुके हैं तो क्या अब भी ये शिप ऑफ थीसियस है या फिर नहीं है? क्योंकि पार्ट्स तो सारे चेंज हो चुके हैं A to Z। तो क्या अब भी ये शिप ऑफ थीसियस है या फिर नहीं है? अब कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट लाते हैं। ट्विस्ट ये है, मान के चलिए कि जब शिप का पहला पार्ट रिप्लेस किया गया था ना, तो फिर किसी ने ना पुराने पार्ट्स को एक जगह पे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और शुरू से लेके आखिर तक जैसे जैसे शिप के पार्ट्स रिप्लेस होते गए
इस शिप में तो नए पार्ट लगते गए, लेकिन पुराने पार्ट्स को ना किसी ने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया और उन पार्ट्स को जोड़ के असेंबल करके एक नया शिप बना लिया, मतलब शिप बना लिया पुराने पार्ट्स की सहायता से। तो मेरा क्वेश्चन अभी आपसे यह है कि एक्चुअल में शिप ऑफ थीसियस क्या है? क्या ये वाला शिप जिसके सारे पार्ट्स रिप्लेस हो चुके हैं, या फिर वो वाला शिप कि पुराने पार्ट्स को असेंबल करके एक शिप बना दिया फिर से? तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि एक्चुअल में जो शिप ऑफ थीसियस है वो है क्या? नए पार्ट वाला शिप या फिर पुराने पार्ट्स को असेंबल करके फिर से जो शिप बना दिया गया, वो कौन सा है शिप ऑफ थीसियस? देखो ये काफी डीप क्वेश्चन है, मतलब आइडेंटिटी से संबंधित है। क्या सिर्फ बॉडी में आइडेंटिटी होती है? आइडेंटिटी क्या एक फिजिकल कंसेप्ट है या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है? दिमाग में है आइडेंटिटी या फिर फिजिकल चीज को देख के आइडेंटिटी है? आप बोलोगे सर इस कंसेप्ट से हमें सीखना क्या है? मैं आपको बताता हूं सीखना क्या है। सीखना देखो ये है, आइडेंटिटी सिर्फ फिजिकल चीज नहीं होती, और किसी भी चीज की जो पहचान है ना वो उसके पार्ट से ज्यादा बड़ी होती है। और आइडेंटिटी फ्लूइड भी हो सकती है, टाइम के साथ बदल भी सकती है। और एक चीज देखो, चेंज नेचुरल है, चेंज कंटिन्यूअस होता रहेगा। चेंज होने के बाद भी जो कोर आइडेंटिटी है वो स्टेबल रह सकती है। समझ गए? और एक और चीज जो सीखने को मिलती है, अगर देखो ग्रेजुअल चेंज हम लाएंगे ना या फिर सडन चेंज लाएंगे तो दोनों का असर अलग हो सकता है। अगर मान लो आज के समय में मैं एडिटोरियल डिस्कशन पूरी तरह से चेंज कर दूं, कल किसी नई तरीके से चेंज करूं, आप बोलोगे सर ये एडिटोरियल डिस्कशन नहीं है, ये कुछ और ही कर रहे हो, आप फिर से एडिटोरियल डिस्कशन करिए। लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन में ना मैं डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा चेंज ले आऊं और 5 महीने बाद पूरी तरह से एडिटोरियल डिस्कशन का फॉर्मेट बदल जाए, तो आप बोलोगे सर है ये एडिटोरियल डिस्कशन ही है। आपको समझ में भी नहीं आएगा। थोड़े थोड़े चेंज से ना कभी चीजें मतलब समझ में नहीं आती है कि पूरा चेंज हो चुकी हैं अब। और हर सवाल का देखो स्ट्रेट आंसर नहीं होता, क्योंकि आप भी कंफ्यूज होंगे अभी एक्चुअल में शिप ऑफ थीसियस है क्या? पुराने वाला शिप जो जिसके पार्ट्स को अलग करके फिर से शिप बना दिया गया, या फिर वो वाला शिप जो है पुराना लेकिन सारे पार्ट्स चेंज कर दिए गए? आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपके लिए असली शिप ऑफ थीसियस कौन सा है। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, महिलाओं को बैड टच से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन ने ना कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं। यहां पे ना एक डिबेट है, सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस वर्सेस इंटीग्रेशन ऑफ सेक्सेस, मतलब मेल फीमेल इनके बीच में सेपरेशन की दीवार होनी चाहिए या फिर इनको ज्यादा घुलना मिलना चाहिए। एक डिबेट है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 1 में वुमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 28 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी और इसमें उत्तर प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन ने प्रपोज किया सॉल्यूशन कि महिलाओं को अगर बैड टच से बचाना है ना, तो एक काम ये करो, जैसे महिलाएं जब कपड़े सिलवाने के लिए जाती हैं ना, तो वहां पे कई बार जो मेल दर्जी होते हैं ना, मेल टेलर, वो मेजरमेंट लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल टेलर है ना, वो फीमेल की मेजरमेंट करें, बॉडी की मेजरमेंट करें कपड़े सीलने के लिए, और जो मेल टेलर है ना वो ना करें। इसके अलावा वहां पे सीसीटीवी कैमरास भी होने चाहिए। और इसके अलावा जो ब्यूटी सैलून्स होते हैं ना, कुछ यूनिसेक्स ब्यूटी सैलून्स होते हैं जहां पे मेल और फीमेल दोनों अपने बाल कटवाने के लिए, और बाल कटवाना तो एक सिंपल टर्म हो गया, आजकल ब्यूटी सर्विसेज के लिए बोल सकते हो, ब्यूटी सर्विसेज के लिए वहां पे जाते हैं। यहां पर देखो यूपी स्टेट वुमेन कमीशन की जो मेंबर है ना, हिमानी अग्रवाल, इन्होंने बोला इस प्रकार के प्रोफेशंस में मेल होते हैं, इसी वजह से महिलाओं का मोलेस्टेशन होता है। तो ये था आर्टिकल का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं राइटर के क्या व्यूज हैं, फिर आप भी बताइएगा आप क्या सोचते हो। अभी तो देखो ये सिर्फ एक सजेशन है, अभी कानून नहीं बना है। इस पे देखने वाली बात होगी कि यूपी की सरकार इन सजेशंस को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। राइटर बोलते हैं
देखो टेलर, दर्जी या फिर मास्टर जी, ये लोग कौन होते हैं? आपने देखो इन लोगों को देखा होगा कपड़े की दुकान के बाहर या फिर कपड़ों की जो मार्केट होती है वहां पे ये बैठे रहते हैं। आमतौर पे देखो लोअर इकोनॉमिक क्लास के होते हैं ये दर्जी, और पुराने समय में ना रेडीमेड कपड़े कम आते थे, तो साड़ी का ब्लाउज सिलना है या फिर दूसरे कपड़े सिलने हैं तो यही सिला करते थे। आजकल तो इनका काम वैसे भी कम हो रहा है, आजकल रेडीमेड कपड़े काफी ज्यादा आते हैं। दूसरी तरफ बात करें बार्बर्स की, उनके लिए देखो जेनरिक टर्म कई बार सैन इस्तेमाल कर ली जाती है, SAIN, सैन, और इनको OBC के तौर पे क्लासिफाई किया जाता है। और काफी जो लोकल टेलर्स होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। राइटर यहां पे ये बोलना चाहते हैं, देखो ये जो दर्जी होते हैं ना, लोअर इकोनॉमिक क्लास से संबंध रखते हैं। इनको पता होता है कि अगर देखो कोई भी खराब घटना घटी तो हमारी तो लाइवलीहुड चली गई, हमें कहीं पे काम नहीं मिलेगा, हमें बल्कि ये पूरा एरिया ही छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी घटना कुछ घट गई, हमारे ऊपर किसी ने आरोप लगा दिए, तो देखो आमतौर पे ना ये बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं मेजरमेंट लेते वक्त, क्योंकि नाम खराब हो जाता है। और दूसरी तरफ बात आई सैलून्स की, पहले तो देखो डिस्पोजेबल इनकम इतनी होती नहीं थी और सैलून्स अलग होते थे, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। बट लिबरलाइजेशन के बाद में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी तो ये यूनिसेक्स सैलून वाला कंसेप्ट आया और महिलाएं बाहर निकलने लगी इस प्रकार के सैलून सर्विसेज के लिए। आमतौर पे ना ये सैलून्स होते हैं ना पूरे ओपन फ्लोर पे होते हैं, मतलब एक ही जगह पे सारी चेयर्स लगी होती हैं, तो इस प्रकार की घटना का स्कोप कम होता है राइटर के अनुसार, क्योंकि मैनेजमेंट भी वहीं होती है, सारे एक साथ मौजूद होते हैं, तो इस प्रकार की घटना का स्कोप कम होता है। और दूसरी जो सर्विसेज हैं जैसे वैक्स इत्यादि, वो फिर अलग से क्यूबिकल्स में होते हैं जहां पे प्राइवेसी चाहिए होती है, तो वहां पे CCTV वाला कंसेप्ट वैसे भी काम नहीं करेगा कि CCTV कैमरास लगवा दिए जाएं। तो कुल मिला के राइटर का ये कहना है, यहां पर देखो महिलाओं को अगर मोलेस्टेशन से बचाना है ना, तो टेक्नोलॉजी या फिर सेग्रीगेशन आंसर नहीं है कि महिलाओं को और पुरुषों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए, दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाए, तो इससे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। देखो ये जो बैड टच वाला कंसेप्ट है ना, बैड टच वाला कंसेप्ट आमतौर पे यूज किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए कि उन्हें समझ में आए, वो विजिलेंट रहें हमेशा कि कौन गलत इंटेंशन के साथ में छू रहा है और कौन किसी की इंटेंशन गलत नहीं है, तो वो विजिलेंट रहें। तो उनके टर्म्स में, चिल्ड्रन के कंटेक्स्ट में ये जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर देखो महिलाओं के संदर्भ में भी ये जो वर्ड है बैड टच इस्तेमाल किया जाएगा ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अडल्ट महिलाएं हैं वो भी बच्चों की तरह हैं, वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकती। और जैसे पुराने समय में ना जनानाज हुआ करते थे, घर के अंदर महिलाओं को एक पोर्शन में अलग करके रखा जाता था पुरुषों से। तो कुल मिला के हम रिग्रेसिव तरीके से चल रहे हैं, उसी अप्रोच पे काम कर रहे हैं जो पहले हुआ करती थी। मतलब ये सोच बोलती है कि महिलाएं अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती, उन्हें समझ में कुछ नहीं आता है, उन्हें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो बहुत सारी स्टडीज हैं जो शो करती हैं महिलाओं को अगर सबसे ज्यादा रिस्क है ना तो वो घरों में ही है। वहां पर उनको रिस्क होता है हस्बैंड से, रिलेटिव से, फैमिली फ्रेंड से, जिनके हाथों वो सेक्सुअल असोल्ट फेस करती हैं, वायलेंस फेस करती हैं। और ये देखो वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि इंडिया जो है महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। लेकिन देखो ये जो सॉल्यूशन है ना कि हाँ कुछ प्रोफेशंस को स्टिग्मेटाइज कर दिया जाए कि हाँ इन प्रोफेशंस में सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह ज़्यादा होता है, मोलेस्टेशन वगैरह ज़्यादा होता है, ये चीज़ सही नहीं है। ये तो मतलब आप कुछ सेक्शंस ऑफ मैन को स्टिग्मेटाइज कर रहे हो, कुछ प्रोफेशंस को स्टिग्मेटाइज कर रहे हो, और आप ये मान के चल रहे हो कि मैन और वुमेन सोशली मिक्स हो ही नहीं सकते, दोनों आपस में बात कर ही नहीं सकते, घुल मिल सकते ही नहीं है। ये तो वो वाली सोच हो गई। अगर देखो आपको वास्तव में चेंज लाना है ना तो आप सेग्रीगेशन पे फोकस मत कीजिए। अगर वो बल्कि ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे तो बल्कि ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। आप चेंज कीजिए लोगों का एटीट्यूड, आप एटीट्यूड चेंज कीजिए, सोच चेंज कीजिए, रवैया चेंज कीजिए, तब वास्तव में बदलाव आएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।
चलते हैं आगे। वैसे आप बताइए, आपकी क्या सोच है? आप सेग्रीगेशन में बिलीव करते हो या फिर इंटीग्रेशन में? किस में आप बिलीव करते हो? सेग्रीगेशन वर्सेस इंटीग्रेशन, किस तरफ हो आप? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अर्बन पुअर्टी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, भारत सरकार ने ना हाल ही में डोर टू डोर सर्वे करवाया ताकि अर्बन पुअर्टी से संबंधित डेटा इकट्ठा किया जा सके। शहरों में जो लो इनकम हाउस होल्ड्स है ना, वहां पे ये सर्वे करवाया गया था और मेनली 6 स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट करता है ये सर्वे। जैसे डोमेस्टिक वर्कर एक ग्रुप है, गिग वर्कर्स जोमेटो और स्विगी के जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो दूसरा ग्रुप है। इस प्रकार से टोटल 6 ग्रुप्स थे। और ये देखो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि नीति आयोग का जो डेटा है मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी से संबंधित, वो डेटा ये कहता है जो रूरल एरिया में जो गरीबी है ना, वो देखो फास्ट स्पीड से कम हुई है, जबकि अर्बन एरियाज में वो जो पुअर्टी है वो उतनी स्पीड से कम नहीं हुई है। और वैसे इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 है, ये आईएलओ की रिपोर्ट है जो इन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ में मिलकर रिलीज की। इसमें यह बोला गया 2012 में हमारे देश में अर्बन पुअर्टी थी 13.7% और 2022 आते आते अर्बन पुअर्टी है 12.55%। और देखो एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, बेशक अर्बन पुअर्टी की परसेंटेज कम हो गई लेकिन एब्सोल्यूट नंबर फिर भी बढ़ा है। एब्सोल्यूट नंबर इसलिए बढ़ा है क्योंकि अर्बनाइजेशन काफी तेजी से हो गया है। पहले मान लीजिए 1 लाख का 13% था, अब 5 लाख का 12.55% है। तो जाहिर तौर पे परसेंटेज तो कम हुआ लेकिन एब्सोल्यूट नंबर बढ़ गया क्योंकि शहरों में लोग ही ज्यादा रहने लगे। अब इसके बाद आता है अर्बन पुअर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हाई लिविंग कॉस्ट, शहरों में रहना देखो बहुत एक्सपेंसिव है। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अपना घर बार छोड़ते हैं शहरों में तैयारी करने के लिए जाने के लिए। कोई दिल्ली आता है, दिल्ली आजकल कम आ रहे हैं बच्चे, कोई लखनऊ जाता है, कोई प्रयागराज, कोई जयपुर, अलग अलग शहरों में। तो वहाँ पे देखो लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, रूम्स का रेंट ही इतना ज़्यादा होता है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग महंगी होती है, सैनिटेशन इनएडिक्वेट रहता है। अब पैसे नहीं है तो फिर साफ सफाई लोग रखते नहीं है। फिर नेक्स्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर देखो आपकी जान पहचान है ना दिल्ली में, तो देखो एम्स, सफदरजंग ये बहुत बढ़िया हॉस्पिटल हैं, लेकिन जान पहचान नहीं है ना तो कभी आप एम्स में जाके देखिएगा किस प्रकार से हजारों पेशेंट्स बस अपने इलाज का इंतज़ार करते रहते हैं। वेटिंग पीरियड कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मजबूरी में फिर लोगों को कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो एक बार किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा दो, अच्छे डॉक्टर को, 1500 रुपये कंसल्टेशन फीस, सिर्फ 2000 कंसल्टेशन फीस। चाहे डॉक्टर बात सुने 2 मिनट के लिए, लेकिन 2000 रुपये 1500 रुपये तो लग गए। आपने भी ये सब फेस किया होगा और भगवान ना करे कोई भी फेस करना पड़े, लेकिन ये हकीकत है। इसके बाद राइटर बताते हैं कि अर्बन पुअर्टी कैसे इवोल्व हुई। देखो 1990s में ना हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए। एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो इन्वेस्टमेंट आने लगी। इन्वेस्टमेंट आने लगी तो कई सारे शहरों में ना फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई। फैक्ट्रीज में काम करने के लिए स्किल्ड लेबर की आवश्यकता थी। अब देखो एक तरफ रूरल से अर्बन माइग्रेशन देखने को मिला, दूसरी तरफ अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी देखने को मिला। अब जैसे कई शहर थे वहां पे फैक्ट्री नहीं आई, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आई, तो वहां के जो लोग थे वो माइग्रेट करने लगे उन शहरों की तरफ जहां पे इन्वेस्टमेंट आई है, जहां पे नई नई फैक्ट्रीज लग रही हैं। तो अब माइग्रेशन एकदम से बढ़ा तो फिर देखो ये सब चीजें आपको पता है, अब रहने की कॉस्ट इतनी ज्यादा और हाउसिंग नहीं है, हाउसिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, आमतौर पे जो फिर बाहर से आए माइग्रेंट्स हैं ना, वो स्लम बना लेते हैं, झुग्गी बना लेते हैं। घर तो अवेलेबल है नहीं, तो वो क्या करते हैं, कोई नाला बह रहा है, नाले के साथ में अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ली, झुग्गी बना ली, या फिर रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के पास में अनऑथराइज्ड ढंग से झुग्गी बना ली, या डंप यार्ड है जहां पे कूड़ा फेंका जाता है उसके आसपास झुग्गी बना ली। ऐसे एरियाज में आपको स्लम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कभी भी देख लेना।
क्योंकि जल्दी से कोई हटाता नहीं है, ये है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, वैसे आजकल तो इवन यहाँ पे भी ये जो स्लम्स है ना, स्लम्स में भी किसी ने कब्जा कर रखा है, अपनी झुग्गी बना रखी है, लेकिन अब उसके पास आ गए पैसे तो वो चला गया कहीं और, लेकिन उसने अपनी पुरानी झुग्गी को छोड़ा नहीं है। वो अपनी पुरानी झुग्गी को रेंट पे देता है, 4,000 रुपये एक महीना, 3,000 रुपये एक महीना, ऐसे भी चलता है। वो अनिल कपूर वाली मूवी नहीं थी नायक, जिसमें हम देखते हैं। तो 2020-21 का डेटा ये कहता है हमारे देश में ना टोटल जितनी पॉपुलेशन है ना, उसमें से 1/3 तो माइग्रेंट्स हैं। टोटल पॉपुलेशन का 34.6% माइग्रेंट्स हैं। जैसे जैसे देखो लोग गांव से, रूरल एरिया से शहरों की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे सिटीज एक्सपेंड होती हैं, फिजिकल एक्सपेंशन होता है सिटीज का, और इसी को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे देखो तेजी से अर्बनाइजेशन होता है ना, तो हाउसिंग पे प्रेशर आता है, इतने घर है नहीं लोगों को जगह देने के लिए, ओवर क्राउडिंग होती है सिटी में, और इनफॉर्मल सेटलमेंट जो मैंने आपको बताया, स्लम्स वगैरह बनने लगती हैं, और इसी चीज को बोला जाता है अर्बनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का अर्बनाइजेशन। क्योंकि गांव से शहरों में लोग आए, रहने की व्यवस्था है नहीं, तो उन्होंने अपनी झुग्गी वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी, इनफॉर्मल सेटलमेंट दिखने लगा, तो ये पॉवर्टी का अर्बनाइजेशन हो गया। स्लम ड्वेलर्स कितने हैं हमारे देश में? देखो सबसे पहले तो डेफिनेशन में स्लम्स की डेफिनेशन क्या है, इस पे भी थोड़ा विवाद रहता है। 2011 का सेंसस का डेफिनेशन ये कहता है स्लम मतलब 60 से 70 हाउस होल्ड इनफॉर्मल तरीके से रहते हैं इलीगली किसी जगह पे, तो ये स्लम है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कहता है नहीं, 20 हाउस होल्ड इलीगल तरीके से कहीं पे रहते हैं तो वो स्लम है। तो विवाद है डेफिनेशन पे। लेकिन देखो वैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन की जो रिपोर्ट है, नेशनल रिपोर्ट, इसमें यह बोला गया कि 2001 में ना 23.5% जो अर्बन हाउस होल्ड्स थे ना, वो स्लम ड्वेलर्स थे। 2011 में यानी 10 साल बाद ये आंकड़ा घट के हो गया 17%। और वैसे एब्सोल्यूट नंबर इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया वो आपको भी पता है। एब्सोल्यूट नंबर इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई। कई बार हम ये सोचते हैं कि स्लम्स तो देखो बड़ी सिटीज में देखने को मिलते हैं, सिर्फ मुंबई, दिल्ली, ऐसा नहीं है। इवन देखो छोटे और मीडियम टाउन्स में भी स्लम्स काफ़ी देखने को मिलते हैं। और एक चीज़, 62% ऑफ स्लम पॉपुलेशन है ना, वो देखो बड़ी और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बाहर रहती हैं। मतलब स्लम्स ज़्यादातर सिटीज़ के बाहर बनते हैं, अंदर नहीं बनते। इसलिए जब हम बात करें ना अर्बन पॉवर्टी की, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम स्लम्स के बारे में सोचें, क्योंकि 62% स्लम में रहने वाले जो लोग हैं वो सिटी के बाहर आएंगे, वो तो उस सिटी की पॉवर्टी में काउंट भी नहीं होंगे। अगर उनको काउंट कर लिया जाए सिटी के बाहर रहने वाले स्लम ड्वेलर्स को, तो फिर तो देखो पॉवर्टी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया, ये जो स्लम ड्वेलर्स है ना, आमतौर पे ऐसे एरिया में घर वगैरह बनाते हैं, झुग्गी बनाते हैं, जो ना ज्यादा डिजास्टर प्रोन होते हैं, ज्यादा डिजास्टर प्रोन होते हैं। इसीलिए इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स का जो इम्पैक्ट है ना, वो इन्हीं पर सबसे ज्यादा पड़ता है। यही सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इसके बाद राइटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं, जो अर्बन पॉवर्टी है ना, वो रिलेटेड है कि अर्बन पुअर कैसा काम करते हैं। हमारे देश में ना 80% शहरों में तो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। मतलब 80% वर्कर तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जैसे आपको पता ही है, रेडी लगा ली, गिग वर्कर्स, छोटे नाई, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर। अब इन कामों में देखो ना कोई पेंशन, ना कोई सोशल सिक्योरिटी, कुछ नहीं है। जब मर्जी आया लगा लिया, जब मर्जी आया हटा दिया। और इन जॉब्स में ना अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग जेंडर के लोग काम करते हैं। ये जॉब्स आमतौर पे काफ़ी कम सैलरी इनमें होती है, इनसिक्योर होती है। तो ये नेचर ऑफ जॉब्स हैं। मतलब ज़्यादातर जो अर्बन पुअर हैं उनके द्वारा इसी प्रकार के काम किए जाते हैं। लास्ट में स्कीम्स बताई जाती हैं, सरकार ने क्या क्या स्कीम्स चलाई हैं अर्बन पुअर्स के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जल जीवन मिशन अर्बन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो ये जो स्कीम्स है ना,
वो स्पेशली डिजाइन की गई हैं अर्बन पुअर के लिए। ये इनिशिएटिव्स देखो, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सब इश्यूज को एड्रेस करते हैं ये सारे इनिशिएटिव्स। लास्ट में आर्टिकल में देखो यही बोला जाता है, अभी ना जो डेटा है ना अर्बन पुवर्टी से संबंधित, कह नहीं सकते कि वो डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि बहुत सारे स्लम्स तो अभी काउंट ही नहीं किए गए हैं। जिस प्रकार से डेफिनेशन बताई गई है, कितने घरों का जो क्लस्टर होगा वो स्लम में काउंट होगा, इस पे भी हमने समझा, डेफिनेशन पे विवाद है। और बहुत बार जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको भी काउंट नहीं किया जाता है, वो छूट जाते हैं। तो सबसे पहले दिक्कत तो डेटा की है। दूसरा देखो, सरकार ने स्कीम्स चलाई है, लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कई बार स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता, वो छूट जाते हैं, वंचित रह जाते हैं स्कीम्स के लाभ से। तो इस वजह से देखो जो सोशल सिक्योरिटी नेट है ना, उसको और ज़्यादा वाइडन करने की आवश्यकता है और इन स्कीम्स के अच्छे से इंप्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। कई बार कुछ लोग बेनिफिशियरी हैं फिर भी उनको लाभ नहीं मिल पाता, लीकेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अर्बन पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए ये सारी स्कीम्स अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, बेनिफिशरीज कोई छूटे ना, ये इंश्योर किया जाए और एनालाइज किया जाए क्या कोई और स्कीम चलाने की आवश्यकता है, इन स्कीम्स ने अभी तक काम नहीं किया। इस प्रकार से ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि इतनी सारी स्कीम्स आज़ादी से लेकर अभी तक गरीबी को ख़त्म करने के लिए चलाई है, तो गरीबी ख़त्म क्यों नहीं हुई है? मतलब माना कम हुई है गरीबी, आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ख़त्म क्यों नहीं हुई है? क्या रीज़न है इतनी सारी स्कीम्स चलाने के बावजूद गरीबी नहीं ख़त्म हो रही है? आप बताइए इसका आंसर क्या है? गरीबी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जो पैकेज्ड फूड है ना, क्या उसकी लेबलिंग होनी चाहिए? फ्रंट पे आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये जो आर्टिकल है ना, इसको थोड़ा पॉइंट वाइज फॉर्म में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर उन पॉइंट्स को आप आंसर्स में यूज कर सको। देखो आमतौर पे हम ये करते हैं कि जो जिस आर्टिकल में फ्लो की जरूरत है तो वो सीधा डिस्कस करो, जहां पे पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है ताकि आंसर्स में यूज किए जा सके तो उनको पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करो। कई बार मैं आंसर में देखता हूँ कुछ लोग बोलते हैं कि सर पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर पैराग्राफ फॉर्म में जैसा होता है वैसा डिस्कस करो। अरे भाई, जैसा आर्टिकल का नेचर होगा ना वैसे ही हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं। जहाँ पे पॉइंट्स निकालने की जरूरत है तो पॉइंट्स निकालेंगे, जहाँ पे कंसेप्ट समझाने की जरूरत है, फ्लो चाहिए, वहाँ पे सीधा डिस्कस करेंगे। वहाँ पे पॉइंट अगर निकालेंगे तो आर्टिकल की आत्मा मर जाएगी, कंसेप्ट नहीं आएगा। तो आर्टिकल के नेचर के हिसाब से चीज़ें होती हैं। फिर देखो शुरुआत में ना इस आर्टिकल में ये बोला जाता है एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव। ये क्या है एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव? ये देखो एक नॉन प्रॉफिट ग्लोबल फाउंडेशन है जिन्होंने ना अपनी 5वीं रिपोर्ट पब्लिश की है, 5वें साल की, ग्लोबल एक्सेस टू न्यूट्रिशन इंडेक्स। क्या नाम है? ग्लोबल एक्सेस टू न्यूट्रिशन इंडेक्स। इन्होंने ना वर्ल्ड के जो सबसे बड़े फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरर है ना, जैसे नेस्ले, पेप्सिको, यूनिलीवर, कोका कोला, इनके ना 52,414 प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया और ना एनालाइज करके रेटिंग दी। अगर देखो हेल्दीएस्ट फूड है तो रेटिंग दी गई 5 स्टार। अगर फूड को हेल्दियर चॉइस माना जाता है तो फिर रेटिंग दी गई 3.5। और रेटिंग देते वक्त ना ये फैक्टर्स कंसीडर किए गए कि जो कंपोनेंट्स हैं फूड के अंदर उनसे बॉडी को रिस्क इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जैसे सैचुरेटेड फूड है, टोटल शुगर कितना है, इन सब चीज़ों से रिस्क इंक्रीज होता है बॉडी को। और अगर फूड में प्रोटीन है, फाइबर है, फ्रूट्स हैं, तो इन सब से बॉडी को रिस्क जो है ना वो कम होता है। तो इन पैरामीटर्स के आधार पे 52,414 प्रोडक्ट्स को रेटिंग दी गई। और देखो जब इन प्रोडक्ट्स को रेटिंग दी गई ना और उनका एवरेज किया गया तो ये सामने आया हाई इनकम कंट्रीज में ना एवरेज रेटिंग कितनी थी? 2.3, जबकि लो इनकम कंट्री और मिडिल इनकम कंट्रीज में, इंडिया जैसे देशों में, एवरेज हेल्थ स्कोर था 1.8 स्टार। सेम प्रोडक्ट, लेकिन इंडिया में हेल्थ स्कोर 1.8 स्टार और वहां पे हाई इनकम कंट्रीज में हेल्थ स्कोर 2.3 स्टार। आपको याद होगा 2024 अप्रैल में भी स्विस एनजीओ था पब्लिक आई, इन्होंने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी
कि नेस्ले कैसे डिफरेंशिएट करता है। नेस्ले इंडिया में जो बेबी प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, और दूसरे देशों में, डेवलप कंट्री में जो बेबी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ पे शुगर कंटेंट कम है। सेम प्रोडक्ट बट इंडिया वाले प्रोडक्ट में शुगर कंटेंट ज़्यादा। ऐसा लगता है जैसे नेस्ले यूं समझता हो कि यार इंडिया को तो बेवकूफ़ बना देंगे, डेवलप कंट्रीज़ को बेवकूफ़ बनाना जरूरी है, तो इंडिया वाले में शुगर कंटेंट डाल दो, बच्चों को आदत लगवा दो, शुरू में ही डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे तो प्रोडक्ट बिकेंगे ना, हम तो पैसा कमाएंगे ना। तो इस सोच के साथ नेस्ले ने ये किया होगा। अब देखो, अनहेल्दी फूड हमारे देश में लोग कंज्यूम करते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है? 10.13 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, 24% वुमन मोटापे का शिकार हैं, 23% मैन मोटापे का शिकार हैं, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया यानी खून की कमी, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ये लगातार कंटिन्यू रह रही है। डाइट रिलेटेड इश्यूज कितने ज़्यादा हैं हमारे देश में ना, टोटल जो डिजीज़ है ना, अलग अलग डिजीज़ अलग अलग लोगों को, तो टोटल डिजीज़ में से 56.4% डिजीज़ तो देखो अनहेल्दी डाइट्स की वजह से है, हम खाना अच्छे से नहीं खाते, उस वजह से डिजीज़ हो जाते हैं। हार्ट रिलेटेड डिजीज़ अनहेल्दी डाइट की वजह से होते हैं, तेल वाला खाना खा लिया, ये सब चीज़ें, खराब तेल, काफ़ी कम फिजिकल एक्टिविटी और लिमिटेड एक्सेस टू डाइवर्स फूड, अलग अलग टाइप के फूड का एक्सेस नहीं होता। तो इस वजह से ना ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, बल्कि और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं डिजीज़ बर्डन में। लेकिन देखो दिक्कत ये भी है, आज हमारे देश में 50% भारतीय ऐसे हैं जो हेल्दी डाइट को अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इस वजह से जो प्रोसेस्ड फूड है उन पे हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। फ्रूट्स कितने महंगे हैं आज के समय में। तो ना राइटर अपनी तरफ से एक सॉल्यूशन देते हैं। राइटर बोलते हैं अभी देखो आज के समय में ना क्या होता है, बैक साइड में लेबलिंग होती है, आप देखते हो ना, टोटल फैट इतना। पहली तो बात देखो, ये बैक साइड में होती है, फ्रंट साइड पे नहीं होती है। दूसरी बात, ये छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा होता है और टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, आम पर्सन समझ ही नहीं पाता कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, उसे समझ में नहीं आता कि फूड हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो क्यों ना थोड़े चेंजेस लाए जाएं। पहली चीज़, ये लेबलिंग ना फ्रंट साइड पे होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में होनी चाहिए और स्टार रेटिंग होनी चाहिए। जैसे 3 स्टार ज़्यादा हेल्दी फूड मतलब ज़्यादा स्टार, और अगर काफ़ी कम स्टार है तो ऐसे लाल में लिखा आ जाए ट्रैफिक लाइट की तरह कि अनहेल्दी फूड। जैसे सिगरेट पे होता है ना, महेश की फोटो दी होती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसी ही वार्निंग अनहेल्दी फूड के लिए अगर दी जाए तो लोग देखो ज़्यादा समझदारी से चुनाव कर सकते हैं कि हमें ये फूड खाना है या नहीं खाना है। ऐसी ही प्रैक्टिसेस देखो कुछ दूसरे देशों में अपनाई गई, जैसे चिली और मेक्सिको, वहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट सामने आया और लोगों ने थोड़ा अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना स्टार्ट किया और कंपनीज में भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई, उन्होंने भी अपने फूड को थोड़ा हेल्दी बनाना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से ये स्टेप भारत सरकार को भी लेना चाहिए लोगों की सेहत में सुधार लाने के लिए। आपको क्या लगता है कि इंडिया को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे तो लगता है ज़रूरी है, करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को ना जानकारी नहीं है, वो कुछ भी खाते हैं और अवेयरनेस अच्छी आएगी अगर ऐसा किया जाता है तो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, श्रीलंका में एक नए पॉलिटिकल ऑर्डर की शुरुआत से संबंधित है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे देश में ना अगले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में फॉर एग्जांपल 2029 में आम आदमी पार्टी की 2/3 मेजोरिटी आ जाए, मतलब अरविंद केजरीवाल की 2/3 मेजोरिटी आ जाए और बीजेपी, कांग्रेस, बाकी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना उनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाए, आपको लगेगा कि सर बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन देखो श्रीलंका में कुछ ऐसा ही हुआ है। श्रीलंका में जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, जैसे राजापक्सेस की पॉलिटिकल पार्टी और रनिल विक्रमासिंघे की पॉलिटिकल पार्टी, उनका बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हो गया है, जिन्होंने ट्रेडिशनली श्रीलंका में रूल किया है। और उस पॉलिटिकल पार्टी की 159 सीट्स आई हैं, जिसकी पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सिर्फ 3 सीट्स आई थी। नाम है एनपीपी, नेशनल पीपल पावर। इनकी पिछली पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सिर्फ 3 सीट आई थी, लेकिन इस बार 159। इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं दिशानायके। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, कुछ समय पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ये जीत भी गए थे।
तो इस वजह से अब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी लोगों ने इनको जिता दिया है। यहां पर देखो 61.6% वोट हासिल हुए इनकी पॉलिटिकल पार्टी एनपीपी को 225 मेंबर्स की पार्लियामेंट में, और रनिल विक्रमासिंघे की पार्टी को सिर्फ 5 सीट प्राप्त हुई, जो अभी राष्ट्रपति थे इनसे पहले। और राजपक्साज, महिंदा राजपक्सा, गोटाबाया राजपक्सा, जो ट्रेडिशनली जिन्होंने रूल किया है श्रीलंका में, गांधी फैमिली मान लीजिए, तो इनको 3.1% वोट हासिल हुए और सिर्फ 3 सीट्स हासिल हुई। और तो और इवन देखो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट में वो एरिया जो तमिल डोमिनेटेड हैं, जो आमतौर पे तमिल पॉलिटिकल पार्टीज को जिताते हैं, वहां पे भी इस पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट है जीत के आए हैं। यहां पे भी इस पॉलिटिकल पार्टी को, एनपीपी को सीट्स हासिल हुई हैं। तो रीजंस क्या हैं इतने बड़े बदलाव के? क्या रीजंस हैं? सबसे पहले देखो, अभी ना 2022 में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आए। आजादी से लेके अभी तक श्रीलंका में ना सबसे वास्ट इकोनॉमिक क्राइसिस थे। पहली बार श्रीलंका को ना आईएमएफ के पास जाना पड़ा लोन लेने के लिए। और एक चीज आपको बता दूं, श्रीलंका हमसे भी पुरानी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। हमारे देश में तो 1947 के बाद 1951 में शायद पहली बार इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे ना, 51 में। श्रीलंका में 1931 से इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। तो लोगों को ना इन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आवश्यक जो वस्तुएं हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लोगों को लाइन में लगना पड़ा फूड आइटम्स परचेज करने के लिए। तो लोग बहुत दुखी हो गए थे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एलीट से। वो चाहते थे कि किसी प्रकार से स्टेटस को चेंज किया जाए। भैया ये जो लोग हैं, ये आम जनता के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करती। पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज ये एलीट लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करती हैं। उद्योगपतियों के बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में साठ गांठ देखने को मिलती है, और ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, ऐसा सेंस उनमें आया। और यही रीजन था लोगों ने ना भर भर के वोट दिए एनपीपी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि इन्होंने वादे भी बड़े बड़े किए थे। इन्होंने ये बोला कि हम देखो जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है इनको एबोलिश कर देंगे। यानी जैसे पहले महिंदा राजपक्से वो अथॉरिटेरियन बन गए थे, बहुत ज़्यादा पावर अपने हाथों में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर ली थी। तो इन्होंने बोला कि हम एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी को एबोलिश कर देंगे, हम प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को रिपील कर देंगे, और जो एथनिक माइनॉरिटी की प्रॉब्लम्स हैं जैसे तमिल या फिर मुस्लिम्स की, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, करप्शन को दूर करेंगे, जनता के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। ऐसी अनेकों बातें इनके द्वारा बोली गई और लोगों को ये बातें ठीक लगी। लोगों को लगा कि हाँ यार, अब वास्तव में चेंज आना चाहिए, बहुत हो गया। इवन नॉर्थ और ईस्ट में जो तमिल रीजन्स है ना, वहां पे भी लोगों को लगा जो तमिल पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो सिर्फ बातें कर रही हैं इतने सालों से और कुछ हो नहीं रहा है। जो तमिल डायस्पोरा है वो तमिल नेशनलिज्म को सपोर्ट करता है। जैसे देखो हमारे देश में कई बार सिर्फ कुछ चुनिंदा जो सिख डायस्पोरा के लोग हैं वो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे पंजाब में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यूं बोलते हैं ना 0.001%, इतना भी खालिस्तान के लिए कोई खास सपोर्ट है नहीं। तो वैसा ही देखो वहां पे लगा तमिल रीजन्स में कि यार तमिल डायस्पोरा के नाम पे तमिल पॉलिटिकल पार्टीज हमको बेवकूफ़ बना रही हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ चेंज आ नहीं रहा, गरीबी बढ़ गई है। तो तमिल रीजन वाले लोगों को भी यही लगा कि एनपीपी जो है वास्तव में हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी और हमारे लिए कुछ करेगी, इसलिए उन रीजन्स में भी भर भर के वोट मिले। लेकिन ये सारे देखो चैलेंजेस जरूर हैं। अभी सत्ता में आना आसान है, लेकिन जितने भारी एक्सपेक्टेशंस के साथ आप सत्ता में आते हो ना, उतना ही आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ना बड़े बड़े वादे किए थे फ्रीबीज वाले, कि हम पुरानी स्कीम वापस ले आएंगे, ये फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे। अभी जो दिल्ली में हिमाचल भवन है वो बिक रहा है, हिमाचल सरकार के होटल्स बिक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास में सैलरी नहीं है अपने मिनिस्टर्स को देने के लिए। मतलब पूरी तरह से इकोनॉमी चरमरा गई है हिमाचल प्रदेश की। वादे बड़े बड़े करना देखो आसान है सत्ता में करने के लिए। अभी देखो महाराष्ट्र के इलेक्शंस में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कितने फ्रीबीज वाले वादे किए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। वादे करके सत्ता में आना आसान है, लेकिन
सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो एनपीपी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई है ना, अब देखना ये होगा ये लोगों के वादों को पूरा कर सकती है नहीं कर सकती, क्योंकि चैलेंजेस तो जाहिर तौर पे आएंगे। आईएमएफ से इन्होंने लोन लिया है और आईएमएफ लोन देता है, आपको पता है, कुछ कंडीशंस के साथ में। आप अपने देश की इकोनॉमी में रिफॉर्म लेके आओगे और वो रिफॉर्म हमेशा कड़वे होते हैं। जैसे सब्सिडीज को ख़त्म करना, सब्सिडीज ख़त्म की जाती हैं तो फिर जनता के लिए चीज़ें और महंगी हो जाती हैं। फिर जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ में पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई, लोगों की टूटने लगती है एक्सपेक्टेशन की, इन्होंने तो महंगाई और ज़्यादा दूर कर दी, महंगाई और ज़्यादा बढ़ा दी। तो फिर ऑस्टेरिटी मेजर्स के साथ में डील करना, ऑस्टेरिटी मेजर्स मतलब ज़्यादा फालतू का खर्चा ना करना, और एक्सटर्नल डेट का जो खतरा है अभी भी मंडरा रहा है, श्रीलंका के ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, कर्ज चुकाना है। तो कैसे इन चैलेंजेस से निपटेगी नई पॉलिटिकल पार्टी एनपीपी और इनके लीडर दिशानायके, वो देखने वाली बात होगी। और कुछ सेक्शन से देखो रेसिस्टेंस भी आएगा, जैसे ब्यूरोक्रेसी से रेसिस्टेंस आएगा। ब्यूरोक्रेसी आसानी से चेंज नहीं करती। कोलंबो में जो बिजनेस एलीट्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी तरफ से रेसिस्टेंस आएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने लोन दिया है श्रीलंका को, आईएमएफ जैसे संस्थान, उनकी तरफ से रेसिस्टेंस आएगा। अगर वो सब्सिडी वगैरह फिर से देना स्टार्ट करेंगे, जनता की वेलफेयर के लिए ज़्यादा स्कीम्स चलाएंगे, फ्रीबीज देंगे, तो फिर आईएमएफ वगैरह बोलेंगे कि भाई हम आपको लोन नहीं देंगे, आप सुधरने वाले नहीं हो। पावरफुल ग्लोबल एक्टर्स जैसे चाइना, यूएसए, इंडिया, ये भी अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करेंगे और नई सरकार को अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी अब ये नई पॉलिटिकल पार्टी, नए प्रेसिडेंट कैसे श्रीलंका को आगे की तरफ ले जाते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं हमने कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस किए। हमने देखो यूपी सरकार वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। यूपी स्टेट वुमेन कमीशन ने राय दी कि टेलर, ब्यूटी सैलून्स, यहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही महिलाओं को प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करें, पुरुष ना करें। सेग्रीगेशन करेंगे तो मोलेस्टेशन को बचाया जा सकता है। लेकिन राइटर ने ये बोला था कि देखो इंटरमिंगलिंग जो है, इट इज़ बेटर सॉल्यूशन एज कंपेरिजन टू इफ वी आर सेपरेटिंग बोथ द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। क्योंकि एटीट्यूड में बदलाव लाएंगे ना, तो लॉन्ग टर्म में फिर देखो आप सोच चेंज कर सकते हो, सिस्टम चेंज कर सकते हो। दोनों को सेपरेट करोगे, ये रिग्रेसिव सोच है। फिर हमने अर्बन पॉवर्टी वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। ये तो अच्छा आर्टिकल था। आमतौर पे गरीबी को ना रूरल सेंस में ज़्यादा देखा जाता है, बट देखो अर्बन एरियाज में भी पॉवर्टी काफ़ी है और रूरल एरियाज में पॉवर्टी काफ़ी तेज़ी से कम हुई है। अर्बन एरियाज में उतना तेज़ी से कम नहीं हुई है, एब्सोल्यूट नंबर्स में तो बल्कि बड़ी है क्योंकि माइग्रेशन ज़्यादा हुआ है। अर्बन पॉवर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे, लैक ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, सैनिटेशन, एजुकेशन, लाइवलीहुड, ये सब हमने डिस्कस किया था। और स्लम का हमने डिस्कस किया था कि स्लम तो सिटी के बाहर होती है और ऐसा नहीं कि हाँ भाई अर्बन एरियाज़ में गरीबी स्लम्स की वजह से है, बल्कि स्लम्स को काउंट करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्लम क्यों बनते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। लोग आते हैं, हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं होती तो मजबूरी में वो ऐसी जगह पे अपनी झुग्गी वगैरह बना लेते हैं जहाँ पे जो डिजास्टर प्रोन एरिया है, जैसे रेलवे ट्रैक के नज़दीक, ये सब। और स्लम की डेफिनेशन भी सही नहीं है, स्लम की डेफिनेशन पे विवाद है। फिर एक पॉइंट हमने ये भी डिस्कस किया था कि अर्बन पॉवर्टी ना इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब से रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। सरकार ने काफ़ी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जल जीवन मिशन अर्बन, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये सब चलाई हैं, लेकिन सोशल सेफ्टी नेट को मजबूत करने की आवश्यकता है। फिर ये फूड पैकेजिंग वाला आर्टिकल अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें ये जो फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरर है ना, इनके 52,414 प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया गया, एवरेज निकाला गया। तो जो एवरेज रेटिंग आई कहाँ पे, डेवलप कंट्रीज में, वो आई 2.3 और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में आई 1.8। इसका मतलब ये जो फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरर है ना, ये इंडिया जैसे देशों को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि पहले भी ऐसा रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि बच्चों के फूड में शुगर कंटेंट ज़्यादा मिला। तो राइटर सजेस्ट करते हैं प्रोडक्ट के ना फ्रंट पे लेबलिंग होनी चाहिए, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा हो, स्टार्स दिए हों, देख के हिसाब किताब फूड कितना हेल्दी है कितना नहीं है, तो लोग ज़्यादा जागरूक होंगे और अनहेल्दी फूड को अवॉइड करेंगे। अर्बन पॉवर्टी से संबंधित ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन।
कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।